पीरे कामिल एपिसोड 14 पार्ट 2। वो अब आंखों में नमी लिए अंधेरे में मिड स्क्रीन से बाहर देखते हुए बड़बड़ा रहा था। मुझे बस इस काबिल कर दिया कि मैं बाहर निकलूं और दुनिया पता कर लूं, वो दुनिया जिसकी कोई वक़्त ही नहीं है। और वो रुक गया और उसे इमामा पर गुस्सा आ रहा था। 8 साल पहले का वक्त होता तो वो उसे बिच कहता, तब इमामा पर गुस्सा आने पर यही कहा करता था, मगर 8 साल बाद आज वो ज़बान पर उसके लिए गाली नहीं ला सकता था। वह इमामा हाशिम के लिए कोई बुरा लफ्ज़ निकालने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिराते मुस्तकीम पर खुद से बहुत आगे खड़ी उस औरत के लिए कौन ज़बान से बुरा लफ्ज़ निकाल सकता था। अपने गिलासेस उतार कर उसने अपनी आंखें मसली। उसके अंदाज में शिकस्त खोर्दगी थी। पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिराते मुस्तकीम 8 साल लगे थे, मगर तलाश खत्म हो गई थी। जवाब मिल चुका था। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। रिमशा आज खास तौर पर तैयार होकर आई थी। वो खुश थी और कोई भी उसके चेहरे से उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकता था। सालार भी। वेटर से मेन्यू कार्ड लेकर सालार ने बंद करके टेबल पर रख दिया। रिमशा ने हैरानी से उसे देखा। वो अपना कार्ड खोले हुए थी। लंच मेरी तरफ से है, मगर मेन्यू आप तय करें, सालार ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा। ओके। रिमशा बेख्तियार मुस्कुराई। फिर वो मेन्यू कार्ड पर नजर दौड़ाने लगी और सालार कुर्ब जवार में। रिमशा ने वेटर को कुछ डिशेस नोट करवाई। जब वेटर चला गया तो उसने सालार से कहा, तुम्हारी तरफ से लंच, ये दावत बड़ा अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए। पहले तो तुमने कभी ऐसी दावत नहीं दी, बल्कि मेरी दावत भी रद्द करते रहे। हाँ, लेकिन अब हम दोनों के लिए कुछ बातें करना जरूरी हो गया था, मुझे इसीलिए तुम्हें यहां बुलाना पड़ा, सालार ने कहा। रिमशा ने गहरी नजरों से उसे देखा। कुछ बातें? कौन सी बातें? पहले लंच कर लें, उसके बाद करेंगे, सालार ने उसे टालते हुए कहा। मगर लंच आने और खाने में काफी वक्त लगेगा। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम वो बातें अभी कर लें? रिमशा ने कदरे बेताबी से कहा। नहीं, ये बेहतर नहीं है, लंच के बाद, सालार ने मुस्कुराते हुए मगर हतमी अंदाज में कहा। रिमशा ने इस बार इसार नहीं किया। वो दोनों हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे। फिर लंच आ गया और वो दोनों लंच में मसरूफ हो गए। लंच से फारिग होने में तकरीबन पौन घंटा लगा। फिर सालार ने वेटर से कॉफी मंगवाई। मेरा ख्याल है अब बात शुरू करनी चाहिए, रिमशा ने कॉफी का पहला घूंट लेते हुए कहा। सालार अब बहुत संजीदा नजर आ रहा था। वो सर झुकाए अपनी कॉफी में चम्मच चिल्ला रहा था। रिमशा की बात पर उसने सर उठाकर उसे देखा। मैं तुमसे उस कार्ड के बारे में बात करना चाहता हूं जो तुमने 2 दिन पहले मुझे भेजा है। रिमशा का चेहरा कदरे सुर्ख हो गया। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले जब वो शाम को अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहां एक कार्ड और बुके उसका मुंतजिर था। वो 1 हफ्ता हांगकांग में बैंक के किसी काम के लिए रहा था और उसी शाम वापस आया था। कार्ड रिमशा का भेजा हुआ था। तुम्हें दोबारा देखकर मुझे कितनी खुशी होगी, इसका इजहार नामुमकिन है। सालार कार्ड पर लिखे पैगाम पढ़कर चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। उसके बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हुए। रिमशा उसके लिए अपने एहसासात का इजहार कर रही थी। सालार ने अगले 2 दिन उस कार्ड के बारे में रिमशा से कोई तज़किरा नहीं किया, लेकिन उसने वीकेंड पर उसे लंच की दावत दे डाली। रिमशा के साथ अब उन तमाम बातों को क्लियर करना जरूरी हो गया था। तुम्हें कार्ड बुरा लगा? रिमशा ने कहा। नहीं, पैगाम। रिमशा कुछ शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, मगर मैं सिर्फ, सालार, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सालार ने कॉफी का एक घूंट लिया। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, रिमशा ने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हो सकता है ये प्रपोजल तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं बहुत अरसे से इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रही हूं। जो कुछ कार्ड में मैंने लिखा है, मैं वाकई तुम्हारे लिए वही जज्बात रखती हूं। सालार ने उसे बात मुकम्मल करने दी। अब वो कॉफी का कप नीचे रख रहा था। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जब वो खामोश हो गई तो उसने 2 टोक अंदाज में कहा। क्यों? क्या इस सवाल का जवाब जरूरी है? सालार ने कहा।
नहीं, जरूरी नहीं है, मगर बताने में क्या हर्ज है? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? सालार ने जवाबन पूछा। क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो। सालार एक गहरी सांस लेकर रह गया। आम मर्दों जैसे नहीं हो, वकार है तुम में, कल्चर्ड और ग्रूम्ड हो। मैं ऐसा नहीं हूं, साबित करो, रिमशा ने चैलेंज किया। कर सकता हूं, मगर नहीं करूंगा, उसने कॉफी का कप दोबारा उठाते हुए कहा। हर मर्द सालार सिकंदर से बेहतर है। किस लिहाज से? हर लिहाज से। मैं नहीं मानती। तुम्हारे ना मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें जानती हूं, 1.5 साल से तुम्हारे साथ काम कर रही हूं। मर्दों के बारे में इतनी जल्दी किसी राय पर पहुंचना मुनासिब नहीं होता। तुम्हारी कोई बात तुम्हारे बारे में मेरी राय को तब्दील नहीं कर सकती। रिमशा अब भी अपनी बात पर कायम थी। तुम जिस फैमिली से ताल्लुक रखती हो, जिस सोसाइटी में मूव करती हो, वहां तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे मर्द मिल सकते हैं। तुम मुझसे सिर्फ अपनी बात करो। रिमशा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, उसने बिला आखिर कह दिया। इस सारी गुफ्तगू में पहली बार रिमशा की रंगत जर्द पड़ी। तुमने कभी नहीं बताया। सालार आहिस्ता से मुस्कुराया। हमारे दरमियान इतनी बेतकल्लुफी तो कभी नहीं रही। तुम मुझसे शादी कर रहे हो? दोनों के दरमियान इस बार खामोशी का एक तवील वक्फ आया। हो सकता है कुछ मुश्किलात की वजह से मेरी वहां शादी ना हो सके, सालार ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकी। तुम किससे मोहब्बत कर रहे हो, ये जानते हुए कि वहां तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? हां, कुछ ऐसा ही है। सालार, तुम इतने जज्बाती तो नहीं हो। एक प्रैक्टिकल आदमी हो। एक प्रैक्टिकल आदमी होकर तुम किस तरह की अजीब बात कर रहे हो? रिमशा इस्तेहज़ाई अंदाज में हंस दी। फर्ज करो कि वहां तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फिर क्या तुम शादी नहीं करोगे? नहीं। रिमशा ने नफी में सर हिलाया। आई कांट बिलीव इट। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मगर ऐसा ही है। मैंने अगर शादी का सोचा भी तो 10-15 साल बाद ही सोचूंगा, और 10-15 साल तक जरूरी नहीं कि मैं जिंदा रहूं, उसने बेहद खुश्क लहजे में कहते हुए वेटर को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं चाहता हूं रिमशा कि आज की इस गुफ्तगू के बाद हम दोनों के दरमियान दोबारा कोई ऐसा मसला पैदा ना हो। हम अच्छे कुलीग हैं। मैं चाहता हूं कि ये ताल्लुक ऐसे ही रहे। मेरे लिए अपना वक्त ज़ाया मत करो। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। वेटर करीब आ गया। सालार उसका लाया हुआ बिल अदा करने लगा। रिमशा सालार का चेहरा देखती रही। वो अब किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सालार उस रोज किसी काम से लंच ब्रेक के बाद ऑफिस से निकल आया। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक का इज्तिहाम देखकर उसने दूर से ही गाड़ी मोड़ ली। वो उस वक्त किसी ट्रैफिक जैम में फंसकर वक्त जाया नहीं करना चाहता था। गाड़ी को पीछे मोड़कर उसने एक दूसरी सड़क पर यू टर्न ले लिया। वो सड़क पर थोड़ा ही आगे गया था जब उसने सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बूढ़ी खातून को बैठे देखा। वो एक हाई रोड थी और उस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। खातून अपने लिबास और चेहरे से किसी बहुत अच्छे घराने की नजर आ रही थी। उसके हाथ में सोने की कुछ चूड़ियां भी नजर आ रही थी, और सालार को खदशा हुआ कि उस अकेली सड़क पर वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। उसने गाड़ी उनके करीब ले जाकर रोक दी। खातून की सफेद रंगत उस वक्त सुर्ख थी और सांस फूला हुआ था, और शायद वो अपना सांस ठीक करने के लिए सड़क किनारे बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या मसला है? आप यहां क्यों बैठी हैं? सालार ने अपने सन ग्लासेस उतारकर खिड़की से सर निकाल कर पूछा। बेटा, मुझे रक्षा नहीं मिल रहा। सालार उनकी बात पर हैरान हुआ। वो मेन रोड नहीं थी, एक रिहायशी इलाके की हाई रोड थी, और वहां रक्षा मिलने का इम्कान नहीं था। अम्मा जी, यहां से तो आपको रक्षा मिल भी नहीं सकता। आपको कहां जाना है? उस खातून ने अंदरूनी शहर के एक इलाके का नाम बताया। सालार के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि वो उन्हें वहां छोड़ आता। आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपको मेन रोड पर छोड़ देता हूं, वहां से आपको रक्षा मिल जाएगा। सालार ने पिछले दरवाजे का लॉक खोला और फिर अपनी सीट से उतर गया, मगर अम्मा जी उसे खासे मुताम्मिल नजर आई। वो उन अंदेशों को भांप गया।
अम्मा जी डरने की जरूरत नहीं है, मैं शरीफ आदमी हूं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि इस सड़क से तो आपको रक्षा मिलेगा नहीं और इस वक्त सड़क सुनसान है। आपने जेवर पहना हुआ है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है आपको। सालार ने नरमी से उनके अंदेशों को दूर करने की कोशिश की। खातून ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए अपनी चूड़ियों को देखा और फिर सालार से कहा, लो, ये सारा जेवर तो नकली है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि ये जेवर असली है या नकली। सालार ने उनका झूठ का पर्दा रखते हुए कहा। वो अब सोच में पड़ गई। सालार को देर हो रही थी। ठीक है अम्मा जी, अगर आप मुनासिब नहीं। उसने वापस अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए तो अम्मा जी फौरन बोल उठी, नहीं नहीं, मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। पहले ही टांगें टूट रही हैं चल चल के। वो टांगों पर जोर देते हुए उठने की कोशिश करने लगी। सालार ने उनका बाजू पकड़कर उन्हें उठाया, पिछली सीट का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बिठा दिया। हाई रोड को तेजी से क्रॉस करके वो मेन रोड पर आ गया। अब वो किसी खाली रक्शे की तलाश में था, मगर उसे रक्षा नजर नहीं आया। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए किसी खाली रक्शे की तलाश में ट्रैफिक पर नजरें दौड़ाने लगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सालार। सलार? उन्होंने जैसे तस्दीक चाही। वो बेइख्तियार मुस्कुराया। जिंदगी में पहली बार अपने नाम को बिगड़ते सुना था। तस्हीह का कोई फायदा नहीं था। वो पंजाबी खातून थी, उससे बमुश्किल उर्दू में बात कर रही थी। जी, सालार ने तस्दीक की। ये क्या नाम हुआ, मतलब क्या है उसका? उन्होंने एकदम दिलचस्पी ली। सालार ने उन्हें अपने नाम का मतलब इस बार पंजाबी में समझाया। अम्मा जी को उसके पंजाबी बोलने पर खासी खुशी हुई और अब वो पंजाबी में गुफ्तगू करने लगी। सालार के नाम का मतलब पूछने के बाद उन्होंने कहा, मेरी बड़ी बहू के यहाँ बेटा हुआ है। वह हैरान हुआ, उसे तवक्को नहीं थी कि नाम का मतलब जानने के बाद उनका अगला जुमला ये होगा, जी मुबारक हो। फौरी तौर पर उसे यही सूझा, खैर मुबारक। उन्होंने खासी मुसरत से उसकी मुबारकबाद वसूल की। मेरी बहू का फोन आया था, पूछ रही थी कि अम्मी आप नाम बताएं, मैं तुम्हारा नाम दे दूं? उसने बैक व्यू मिरर से कुछ हैरान होकर उन्हें देखा। दे दें, चलो ये मसला तो हल हुआ। अम्मा जी अब इत्मीनान से ऐनक उतार कर अपनी बड़ी सी चादर के पल्लू से उसके शीशे साफ करने लगी। सालार को अभी तक कोई रक्षा नजर नहीं आया था। उम्र कितनी है तुम्हारी? उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां से तोड़ा था। 30 साल। शादीशुदा हो? सालार सोच में पड़ गया। वो हां कहना चाहता था, मगर उसका ख्याल था कि हां की सूरत में सवालात का सिलसिला मजीद दराज हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही था कि इनकार कर दे। और उसका यह अंदाजा उस दिन की सबसे फाश गलती साबित हुआ। नहीं, शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही ख्याल नहीं आया, उसने झूठ बोला। अच्छा। कुछ देर खामोशी रही। सालार दुआएं करता रहा कि उसे रक्षा जल्दी मिल जाए। उसे देर हो रही थी। क्या करते हो तुम? मैं बैंक में काम करता हूं। क्या काम करते हो? सालार ने अपना ओहदा बताया। उसे अंदाजा था कि अम्मा जी के ऊपर से गुजरेगा, मगर वो उस वक्त हक्का बक्का रह गया जब उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, यह अफसर होता है ना? वो बेइख्तियार हंसा। उससे ज्यादा अच्छी वजाहत कोई उसके काम की नहीं दे सकता था। जी अम्मा जी, अफसर होता है। वो महसूस हुआ। कितना पढ़े हो तुम? 16 जमातें। इस बार सालार ने अम्मा जी का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अपनी तालीम को आसान लफ्जों में पेश किया। अम्मा जी का जवाब इस बार भी हैरान कुन था। ये क्या बात हुई 16 जमातें? MBA किया है या MA इकोनॉमिक्स? सालार ने बेइख्तियार पलटकर अम्मा जी को देखा। वो अपनी ऐनक के शीशों से उसे घूर रही थी। अम्मा जी, आपको पता है MBA क्या होता है या MA इकोनॉमिक्स क्या होता है? वो वाकई हैरान था। लो, मुझे नहीं पता होगा। मेरे बड़े बेटे ने पहले MA इकोनॉमिक्स किया इधर पाकिस्तान से, फिर इंग्लैंड जाकर उसने MBA किया। वो भी बैंक में काम करता है, मगर उधर इंग्लैंड में। उसी का तो बेटा हुआ है। सालार ने गहरी सांस लेते हुए गर्दन वापस मोड़ ली। तो फिर तुमने बताया नहीं क्या? सालार को फौरी तौर पर याद नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा था। अपनी तालीम के बारे में। मैंने MBA किया है। कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, माँ बाप हैं तुम्हारे? जी। कितने बहन भाई हैं? सवालात का सिलसिला दराज होता जा रहा था। 5। सालार को कोई जाए फरार नजर नहीं आ रही थी।
कितनी बहनें और कितने भाई? एक बहन और 4 भाई। शादियां कितनों की हुई हैं? मेरे अलावा सबकी। तुम सबसे छोटे हो? नहीं, चौथे नंबर पर हूं, एक भाई छोटा है। सालार को अब पहली बार अपने सोशल वर्क पर पछतावा होने लगा। उसकी भी शादी हो गई? जी। तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? कोई मोहब्बत का चक्कर तो नहीं? इस बार सालार के पैरों के नीचे से हकीकत में जमीन खिसक गई। वो उनकी कयाफा शनासाई का कायल होने लगा। अम्मा जी, रक्षा नहीं मिल रहा, आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं आपको खुद छोड़ाता हूं। सालार ने उनके सवाल का जवाब गोल कर दिया। देर तो उससे पहले ही हो चुकी थी और रक्षे का अभी भी कहीं नामो निशान नहीं था। वो उस बूढ़ी खातून को कहीं सड़क पर भी खड़ा नहीं कर सकता था। अम्मा जी ने उसे पता बता दिया। सालार की समझ में नहीं आया। एक चौक में खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल को उसने वो पता दोहराकर मदद करने के लिए कहा। कांस्टेबल ने उसे इलाके का रास्ता समझाया। सालार ने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की। तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि मोहब्बत का चक्कर तो नहीं था? सालार का दिल चाहा कि कहीं डूब कर मर जाए। वो खातून अभी तक अपना सवाल नहीं भूली थी, जबकि वो सिर्फ उस सवाल के जवाब से बचने के लिए उन्हें घर छोड़ने पर तैयार हुआ था। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, उसने इस बार संजीदगी से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अम्मा जी की उस अल्हम्दुलिल्लाह का सियाक व सबाक समझ नहीं पाया था और उसने उसका तरद्दुद भी नहीं किया। अम्मा जी अब उसके माँ बाप के बारे में कुरेद कुरेद कर मालूमात हासिल करने की कोशिश फरमा रही थी। सालार वाकई मुसीबत में फंस गया था। सबसे बड़ी गड़बड़ उस वक्त हुई जब वो अम्मा जी के बताए हुए इलाके में पहुंचा और उसने अम्मा जी से मतलूबा गली की तरफ रहनुमाई करने की दरख्वास्त फरमाई। और अम्मा जी ने कमाल इत्मीनान से कहा, अब ये तो मुझे पता है कि इस इलाके में घर है, मगर पता मुझे मालूम नहीं। वो भौंचका रह गया। अम्मा जी, तो घर कैसे पहुंचाऊं मैं आपको? पते के बगैर इस इलाके में आपको कहां ड्रॉप करूं? वो अपने घर पर लिखा नंबर और नाम बताने लगी। नहीं अम्मा जी, मुझे आप गली का नाम बताएं। वो गली के नाम के बजाय निशानियां बताने लगी। हलवाई की एक दुकान है गली के कोने में, बहुत खुली गली है। परवेज साहब का घर भी वहीं है, जिनके बेटे ने जर्मनी में शादी की है पिछले हफ्ते। पहली बीवी उसकी उधर ही है, हमारे मोहल्ले में। शादी की इत्तला मिलने पर बेचारे ने रो रो कर मोहल्ला सर पर उठा लिया। वो निशानियां बताते बताते कहीं और निकल गई। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। अम्मा जी, आपके शौहर का नाम क्या है? घर के बारे में और गली के बारे में कुछ तफसील से बताएं। इस तरह तो मैं कभी आपको घर नहीं पहुंचा सकूंगा। उसने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। मैं सईदा अम्मा के नाम से जानी जाती हूं। मियाँ तो बेचारे 10 साल पहले फौत हो चुके। उनको तो लोग भूल भाल गए। और गली का मैं तुम्हें बता रही हूं, बहुत बड़ी गली है। 3 दिन पहले गटर के 2 ढक्कन लगाए गए हैं, बिल्कुल नए, सीमेंट से जोड़ कर गए हैं। हर माह कोई ना कोई उतार कर ले जाता था। अब बेफिक्री हो गई है। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मा जी, क्या मैं कहकर लोगों से आपकी गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहां किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जो लोग जानते हों, जो कदरे मारूफ हो। वो मुर्तजा साहब हैं, जिनके बेटे मुजफ्फर की टांग टूट गई थी कल सुबह। अम्मा जी, ये कोई तारुफ नहीं होता। वो उसकी बात पर बुरा मान गए। लो भला, अब क्या हर घर में टांग टूटती है किसी न किसी की? सालार चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आसपास की दुकानों से उसने सईदा अम्मा के बताए हुए कवायद के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्द ही उसे पता चल गया कि उनकी निशानियों के साथ वो कम से कम आज की तारीख में घर नहीं ढूंढ सकता। वो मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते ही उसने पूछा। हाँ है। सालार ने सुकून का सांस लिया। उसका नंबर बताएं मुझे। सालार ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, नंबर का तो मुझे नहीं पता। वो एक बार फिर धक से रह गया। फोन नंबर भी नहीं पता। उसने शदीद सदमे के आलम में कहा, बेटा, मैंने कौन सा कभी फोन किया है? मेरे बेटे खुद कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद कर लेते हैं, या जरूरत हो तो बेटी फोन मिला देती है। उधर मॉडल टाउन में किसके पास गई थी? सालार को एकदम ख्याल आया। उधर कुछ रिश्तेदार हैं मेरे, पोते की मिठाई देने गई थी। उन्होंने फखरिया बताया।
सालार ने सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, उधर ही चलते हैं, वहां का पता बताएं। पता तो मुझे नहीं पता। सालार इस बार सदमे से कुछ देर के लिए बोल ना सका। तो फिर गई कैसे थी आप? बेटा, असल में जहां जाना हो हमसाये के बच्चे छोड़ आते हैं, उन्हीं को घर का पता है। पिछले 10 साल से मुझे वही लेकर जा रहे हैं। वो छोड़ आते हैं और फिर वहां से बिलाल वगैरह वापस छोड़ जाते हैं। असल में ये बिलाल वगैरह भी पहले मेरे ही मोहल्ले में रहते थे। यही कोई 10-12 साल पहले उधर गए हैं, इसलिए मेरे पूरे मोहल्ले को उनके घर का पता है। सालार ने कुछ नहीं कहा। उसे अब उम्मीद थी कि जहां से उसने खातून को पिक किया है, बिलाल वगैरह का घर वहीं कहीं होगा। सईदा अम्मा की गुफ्तगू जारी थी। आज तो ऐसा हुआ कि बिलाल के घर पर कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजमा थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर भी वो लोग नहीं आए तो मैंने सोचा खुद घर चली जाऊं, और फिर माशाल्लाह तुम मिल गए। अम्मा जी, आप रक्षे वाले को क्या बताती? वही जो तुम्हें बताया है। मैं उनकी जहानत पर बाग हो गया। इससे पहले कभी आप इस तरह पता बताकर घर पहुंची हैं? उसने कदरे अफसोस भरे लहजे में गाड़ी रिवर्स करते हुए पूछा। ना, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। सईदा अम्मा का इत्मीनान काबिले रश्क था। सालार मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी सड़क पर ले आया। अब तुम कहां जा रहे हो? सईदा अम्मा ज्यादा देर चुप नहीं रह सकी। जहां से मैंने आपको लिया था घर उसी सड़क पर होगा। आपने कोई यू टर्न तो नहीं लिया था? सालार ने बैक व्यू मिरर से उन्हें देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं लिया था, सईदा अम्मा ने कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। सालार ने उनके लहजे पर गौर नहीं किया। उसने इत्मीनान की सांस ली। इसका मतलब था कि घर उस सड़क पर ही कहीं था, और गलियों के निस्बत कॉलोनी में घर तलाश करना आसान था, वो भी उस सूरत में जब सिर्फ एक सड़क पर घर देखने थे। तुम सिगरेट पीते हो? खामोशी यकदम टूटी। वो गाड़ी ड्राइव करते करते चौंक गया। मैं? उसने बैक व्यू मिरर में देखा। सईदा अम्मा भी बैक व्यू मिरर में ही देख रही थी। नहीं, वो सवाल को समझ नहीं सका था। कोई और नशा वगैरह? वो इस बार सवाल से ज्यादा उनकी बेतकल्लुफी पर हैरान हुआ था। आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही। अब इतना लंबा रास्ता मैं कैसे खामोश रहूंगी? उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। आपको क्या लगता है मैं करता हूंगा कोई नशा? सालार ने जवाबन उनसे पूछा। नहीं, कहां, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूं। तो फिर नहीं करते? उनके अंदाज में इस बार सालार को महसूस किया। नहीं, उसने मुख्तसरन कहा। अब वो सिग्नल पर रुके हुए थे। कोई गर्लफ्रेंड है? सालार को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। उसने पलटकर सईदा अम्मा को देखते हुए पूछा। आपने क्या पूछा है? मैंने कहा कोई गर्लफ्रेंड है? सईदा अम्मा ने गर्लफ्रेंड पर जोर देते हुए कहा। सालार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो आपको पता है गर्लफ्रेंड क्या होती है? सईदा अम्मा उसके सवाल पर बुरा मान गई। क्यों भाई? 2 बेटे हैं मेरे, मुझे नहीं पता होगा कि गर्लफ्रेंड क्या होती है? जब उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था तो कहकर भेजा था मेरे शौहर ने कि गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और फिर महीने में 1 बार फोन आता था दोनों का। सिग्नल खुल गया। सालार मुस्कुराते हुए सीधा हो गया और एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। सईदा अम्मा ने बात जारी रखी। मैं दोनों से कहती थी कि कसम खाकर बताएं, उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई। जब तक शादियां नहीं हो गईं, हर बार फोन पर सबसे पहले दोनों कसम खाकर यही बताया करते थे मुझे। सलाम बाद में किया करते थे। वो फखरी अंदाज में बताती जा रही थी। बड़े ताबेदार बच्चे हैं मेरे, दोनों ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। आपने अपनी पसंद से दोनों की कहीं शादियां की हैं? सालार ने पूछा। नहीं, दोनों ने उधर ही अपनी पसंद की शादियां की हैं, उन्होंने सादगी से कहा। सालार के हलक से बेइख्तियार कहकहा निकला। क्या हुआ? सईदा अम्मा ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। आपकी बहुएं अंग्रेज हैं? नहीं, पाकिस्तानी हैं, मगर वहीं रहती हैं। मेरे बेटों के साथ काम करती थीं। मगर तुम हंसे क्यों? सईदा अम्मा ने अपना सवाल दोहराया। कोई खास बात नहीं। सईदा अम्मा कुछ देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा, तो तुमने बताया नहीं कि गर्लफ्रेंड? सालार ने बात काट दी। नहीं है सईदा अम्मा, गर्लफ्रेंड भी नहीं है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक बार फिर उस माशाल्लाह का सियाक व सबाक समझने में नाकाम रहा। घर अपना है? नहीं, किराए का है। कोई मुलाजिम वगैरह है? मुस्तकिल तो नहीं है, मगर सफाई वगैरह के लिए मुलाजिम रखा हुआ है। और ये गाड़ी तो अपनी ही होगी? जी। और तनख्वाह कितनी है? सालार रवानी से जवाब देते हुए एक बार फिर चौंका। गुफ्तगू किस नौयत पर जा रही थी फौरी तौर पर उसको समझ नहीं आया। सईदा अम्मा, आप यहां अकेली क्यों रहती हैं? अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? सालार ने मौजू बदला। हाँ, मेरा भी यही इरादा है। पहले तो मेरा दिल नहीं चाहता था, मगर अब यह सोचा है कि बेटी की शादी कर लूं तो फिर बाहर चली जाऊंगी। अकेले रहते रहते तंग आ गई हूं। सालार अब सड़क पर आ गया था जहां से उसने सईदा अम्मा को पिक किया था। मैंने आपको यहां से लिया था, आप बताएं उनमें से कौन सा घर है? सालार ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए दाएं तरफ से घरों पर नजर डाली। नंबर का नहीं पता, घर की तो पहचान होगी आपको। सईदा अम्मा बगौर घरों को देख रही थी। हाँ, घर की पहचान है। वो घर की निशानियां बताने लगी जो इतनी मुबहम थीं जितना उनके अपने घर का पता। वो सड़क के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। सईदा अम्मा घर नहीं पहचान सकी। सालार बिलाल के वालिद का नाम पूछकर गाड़ी से नीचे उतर गया और बारी बारी दोनों अतराफ के घरों में सईदा अम्मा के बारे में पूछने लगा। आधे घंटे बाद वो सड़क पर मौजूद हर घर में जा चुका था। मतलूबा नाम के किसी आदमी का घर नहीं था वहां। आपको उनका नाम ठीक से याद है? वो थक हार कर सईदा अम्मा के पास आया। हाँ, लो भला, अब मुझे नाम भी नहीं पता होगा। सईदा अम्मा ने बुरा माना। लेकिन उस नाम के किसी आदमी का घर नहीं है, ना ही कोई आपके बारे में जानता है। सालार ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा। हाँ, तो ये साथ वाली सड़क पर देख लो। सईदा अम्मा ने कुछ फासले पर एक और सड़क की तरफ इशारा किया। लेकिन सईदा अम्मा, आपने तो कहा था कि घर इसी सड़क पर है। सालार ने कहा। मैंने कब कहा था? वो मोतरिज हूं। मैंने आपसे पूछा था कि आपने यू टर्न नहीं लिया, आपने कहा नहीं। सालार ने उन्हें याद कराया। वो तो मैंने कहा था, मगर ये होता क्या है? सालार का दिल डूबा। टर्न? हाँ, यही। आप किसी और सड़क से तो मुड़कर यहां नहीं आई। लो तो इस तरह कहो ना। सादिया अम्मा को तसल्ली हुई। मैं क्यों यहां बैठ गई थी? थक गई थी चल चल कर। और ये सड़क तो छोटी सी है, यहां मैं चलकर क्या थक सकती हूं? सालार ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो दिन बहुत खराब था। किस सड़क से मुड़कर यहां आई थी आप? उसने सईदा अम्मा से कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरा ख्याल है वो पहली सड़क को देखते हुए उलझी। ये है, उन्होंने कहा। सालार को यकीन था वो सड़क नहीं होगी, मगर उसने गाड़ी उस सड़क पर मोड़ ली। ये तो तय था कि आज उसका सारा दिन इसी तरह जाया होना था। अगला 1-1.5 घंटा वो आसपास की मुख्तलिफ सड़कों पर सईदा अम्मा को लेकर फिरता रहा, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं हुई। सईदा अम्मा को घर दूर से शनासा लगता। पास जाने पर वो कहना शुरू कर देती, ना 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 ना, ये नहीं है। वो बिलाखिर कॉलोनी में तलाश छोड़कर उन्हें वापस उसी मोहल्ले में ले आया जहां वो पहले उनका घर ढूंढ रहा था। मजीद 1 घंटा जाया करने के बाद जब वो थक कर गाड़ी में वापस आया तो शाम हो चुकी थी। सईदा अम्मा उसके बरक्स इत्मीनान से गाड़ी में बैठी थी। मिला? उन्होंने सालार के अंदर बैठते ही पूछा। नहीं, अब तो रात हो रही है, तलाश बेकार है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा देता हूं आपकी बेटी या आपके मोहल्ले वाले आपके ना मिलने पर पुलिस से राब्ता करेंगे, फिर वो ले जाएंगे आपको। सालार ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए तजवीज पेश की। आमना बेचारी परेशान हो रही होगी। सईदा अम्मा को अपनी बेटी का ख्याल आया। सालार का दिल चाहा कि वो उनसे कहे कि उनकी बेटी से ज्यादा परेशान है, मगर वो खामोशी से ड्राइव करते हुए गाड़ी पुलिस स्टेशन ले आया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो वहां से उठकर जाने लगा। सईदा अम्मा भी उठकर खड़ी हुई। आप बैठें, आप यहीं रहेंगी। सालार ने उनसे कहा। नहीं नहीं नहीं, हम इन्हें यहां नहीं रखेंगे, आप इन्हें साथ ले जाएं। हमने किसी से राब्ता किया तो हम इन्हें आपका पता दे देंगे, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन मैं तो इन्हें आपके हवाले कर देना चाहता हूं। सालार मोतरस हुआ। देखें, बूढ़ी खातून है, अगर कोई राब्ता नहीं करता हमसे तो रात कहां रहेंगी?